चलिए सुनते हैं कज्जाक उपन्यास का दूसरा भाग। लेकिन वे कौन है यह वह नहीं जानता था। इसके साथ ही उसके दिमाग में ऐसा विचार आया जिस पर वह अनायास ही नाक भौं सिकोड़ने और बड़बड़ाने लगा। यह टेलर मास्टर मोसे कपेल की याद थी, जिसका 678 रूबल का कर्जा उसके सिर पर चढ़ा हुआ था। उसे याद आया कि किन शब्दों में उसने दर्जी को मनाया था कि वह 1 साल और इंतजार कर ले, और तब दर्जी के चेहरे पर हैरानी का और किस्मत के आगे सिर झुकाने का कैसा भाव अंकित था। हे भगवान, हे भगवान, भौहें सिकोड़ते हुए वह कह रहा था और इस कटु विचार को भगाने का यत्न कर रहा था। पर वह मुझसे फिर भी प्यार करती थी। वह उस लड़की के बारे में सोचने लगा जिसकी चर्चा विदाई के समय हो रही थी। हाँ, अगर मैं उससे शादी कर लेता तो मेरे सिर पर कोई कर्जा ना होता। अब तो मैं वसील एव का भी कर्जदार हूँ। और उसे वसीएल्व के साथ खेल की आखिरी शाम याद आई। उसके यहाँ से ही वह सीधा क्लब गया था। उसे याद आया कि कैसे वह और खेलने के लिए गिड़गिड़ाता रहा था और वसीएल्व बड़ी बेरुखी से इनकार करता रहा था। बस 1 साल बचत कर लूं, सारे कर्जे चुक जाएंगे और अब भाड़ में जाए ये सब। अपने इस विश्वास के बावजूद वह फिर से अपने कर्जे गिनने लगा। यह हिसाब लगाने लगा कि उनकी म्याद कब पूरी होती है और कब वह चुका सकेगा। सेल्वे के अलावा मोरेल से भी तो उधार ले रखा है। उसे ख्याल आया और वह सारी रात उसके दिमाग में घूम गई। जब उसने इतना उधार ले लिया था, वह जिप्सियों के साथ पीने पिलाने का किस्सा था जो पीटर्सबर्ग से आए एड डे कैंप, सास्का व प्रिंस दा और उसकी घमंडी बुढ़ऊ ने छेड़ा था। क्योंकि ये लोग अपने घमंड में इतने चूर रहते हैं, वह सोचने लगा क्यों इनका खास दायरा है जिसमें शामिल हो पाना इनके ख्याल में दूसरों के लिए बड़े मान की बात है। क्या सिर्फ इसलिए कि ये जार के एड डे कैंप हैं? तौबा, दूसरों को कितना बेवकूफ़ और नीच समझते हैं ये लोग। लेकिन मैंने भी इन्हें दिखा दिया कि मैंने इनसे दोस्ती बढ़ाने की कोई परवाह नहीं की है। पैसे अगर अन्य कारिंदे को पता चले कि कर्नल और एड डे कैंप सास्का व जैसे आदमी से मेरा बराबरी का मेल मिलाप है, तो वह कितना हैरान हो। हाँ, उस रात मुझसे ज़्यादा किसी ने नहीं पी। मैं जिप्सियों को नया गाना सिखाया और सबने वह गाना सुना। हाँ, बड़ी बेवकूफ़ियाँ की हैं मैंने, पर फिर भी मैं बड़ा ही अच्छा नौजवान हूँ, वह सोच रहा था। ओहलेनिन तीसरे स्टेशन पर था जब सुबह हुई। उसने चाय पी, बन्यूसा के साथ मिलकर अपनी पोटलियों और सूटकेस दूसरी स्लेज गाड़ी में रखे और बड़े करीने से सीधा होकर उनके बीचों बीच बैठ गया। उसे पता था कि क्या चीज़ कहाँ रखी है और कहाँ पैसे हैं और कितने हैं, कहाँ सफ़र के कागजात हैं। यह सब उसने इतने ढंग से किया था कि उसे लगा कि वह खुश हो उठा और आगे का सारा रास्ता उसे एक लंबी सैर ही प्रतीत हुआ। सारी सुबह और आधे दिन तक वह हिसाब किताब में लगा रहा। कितने बेस्तरा का सफ़र वह तय कर चुका है, अगला स्टेशन कितनी दूर है, रास्ते में पड़ने वाला पहला शहर कितनी दूर है, कितनी देर बाद वे खाने के लिए रुकेंगे, कितनी देर बाद चाय के लिए, इस्ताबोप्रोल कब आएगा और अब तक तय किया गया रास्ता कुल रास्ते का कौन सा हिस्सा है।
इसके साथ साथ वह यह हिसाब भी लगा रहा था कि उसके पास कितने पैसे हैं, कितने बचेंगे, सारे कर्जे चुकाने के लिए कितने पैसे चाहिए और अपनी आमदनी का कौन सा हिस्सा वह महीने में खर्च किया करेगा। शाम की चाय पी चुकने पर उसने हिसाब लगाया कि अप्रैल तक कुल रास्ते का 7/11 रास्ता बचा है। कर्जे बस इतने बचे हैं कि 7 महीने की बचत से और उसकी जायदाद के 1/8वें हिस्से से चुक जाएंगे। ये सारी गणनाएं करके वह शांत हो गया, ओवरकोट लपेटकर स्लेज में लेट गया और फिर से ऊँघने लगा। अब उसकी कल्पना भविष्य में कोकाप में थी। भविष्य के उसके सपनों में रोमानी उपन्यासों के नायकों कोकाप की उहुरों, पहाड़ों, खड्डों, प्रचंड जलधाराओं और जोखिमों के बिंब गुते हुए हैं। यह सब बहुत अस्पष्ट है, धूमिल है, लेकिन कीर्ति का प्रलोभन और मृत्यु का भय इस भविष्य को आकर्षक बनाते हैं। कभी वह असाधारण साहस और सभी को चकित करती वीरता से असंख्य पर्वतवासियों को मारकर उन्हें वशीभूत कर लेता है। कभी वह स्वयं पर्वतवासी बन जाता है और उनके साथ मिलकर अपनी आज़ादी के लिए रूसियों से लड़ता है। इन सपनों में जो ही कोई ब्यौरे बनने लगते हैं तो उनमें मास्को के जाने पहचाने चेहरे होते हैं। सास्का वाह यहाँ रूसियों का पर्वतवासियों के साथ उसके खिलाफ लड़ता है। विजेता के समारोह में पता नहीं कैसे टेलर मास्टर मोस्से कपेल भी हिस्सा लेता है। इसके साथ यदि पुराने अपमान, कमजोरियां, गलतियां याद आती हैं तो ये सब यादें मीठी ही होती हैं। यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वहाँ पहाड़ों, तूफानी जलधाराओं, हूरों और जोखिमों के बीच ये गलतियां दोबारा नहीं हो सकती। एक बार अपने मन में उन्हें कबूल कर लिया है तो बस बात खत्म। एक और सबसे प्यारा सपना भी है जो भविष्य के बारे में नौजवान के हर विचार में घुल मिल जाता है। यह है नारी का सपना। हाँ, वहाँ पर्वतों के बीच हूर सरीकी एक दासी उसकी कल्पना में चली आती है। छरहरा बदन, लजीले नयन, पर्वतों के एकांत में एक कुटिया उसकी कल्पना में उभरती है जिसकी दहलीज पर बैठी वह उसकी राह देख रही है और इस राह पर खून पसीने से लथपथ कीर्तिपति का फहराता वह लौटता है। वह उस पर चुम्बनों की बौछार करती है। वह उसके चरणों की दासी है। कितना मधुर है उसका कंठ। वह लाजवाब है किंतु वह असभ्य है, अशिक्षित है। जाड़ों की लंबी शामों में वह उसे पढ़ाने लगता है, उसे सभ्य समाज के तौर तरीके सिखाने लगता है। वह समझदार है, होनहार है, बुद्धिमान है। बड़ी जल्दी ही सारा आवश्यक ज्ञान पा लेती है। क्यों नहीं, वह बड़ी आसानी से भाषाएं सीख सकती है। फ्रांसीसी साहित्य की रचनाएं पढ़ सकती है, उन्हें समझ सकती है तो उसे अवश्य पसंद आएगी। वह फ्रांसीसी उन्हें समझ आ सकती है। नेट्रे दमे द पेरिस तो उसे अवश्य पसंद आएगी। वह फ्रांसीसी भी बोल सकती है। सभ्य समाज में वह ऊंचे से ऊंचे घराने की किसी महिला से भी अधिक सहज सुलभ गरिमा से उठ बैठ सकती है। वह सशक्त भाव, सिक्त और साथ ही इतने उन्मुक्त स्वर में गा सकती है। क्या बकवास है, वह अपने आप से कहता है। तभी वे किसी स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। उन्हें एक स्लेज गाड़ी से उतरकर दूसरी पर चढ़ना है, बख्शीश देनी है। लेकिन उसकी कल्पना फिर से वह बकवास ढूंढती है जो उसने छोड़ दी थी। फिर से हूरों के कीर्ति के ख्वाब आते हैं। वह नाम कमाकर रूस वापस लौटा है। उसे जार का एड कैंप बनाया गया है।
किसकी सलोनी पत्नी है उसकी, लेकिन प्रेम तो नहीं है, वह अपने आप से कहता है। यह उपाधियां और मान सम्मान सब बकवास है, लेकिन 678 रूबल और वह मेरा जीता इलाका, जिसने मुझे इतनी धन दौलत दी है कि सारी उम्र कम ना पड़े। नहीं, सारी धन दौलत का लाभ अकेले को उठाना ठीक नहीं होगा, इसे बांट देना चाहिए। फिर किसे? 678 रूबल कपेल को बाकी देखा जाएगा। और बिल्कुल धुंधले बिंब उसके चित्त पर छा जाते हैं। बन्यूसा की आवाज और गाड़ी के रुकने के एहसास से ही उसकी जवानी की गाड़ी नींद खुलती है और वह नींद में ही नए स्टेशन पर दूसरी स्लेज गाड़ी में बैठता है और आगे चल देता है। अगले दिन भी यही क्रम जारी रहता है। वही स्टेशन, वही चाय, घोड़ों के वही उछलते पुट्ठे, बन्यूसा के साथ वही संक्षिप्त बातें, वही अस्पष्ट सपने, ऊँघना और रात को थककर जवानी की गाड़ी, नींद सोना। ओलेनिन केंद्रीय रूस से जितनी दूर जाता जा रहा था, अपनी सब यादें उसे उतनी ही दूर लग रही थीं और काकेशिया के वह जितनी पास पहुंचता जा रहा था, उतना ही उसका दिल खिलता जा रहा था। सदा के लिए चला जाऊं, कभी लौटूं ना, इस कुलीन समाज का मुंह न देखूं। उसके मन में जब तब यह विचार उठता, ये लोग जिन्हें मैं यहाँ देख रहा हूँ लोग नहीं हैं, इनमें कोई भी मुझे नहीं जानता, कोई भी मास्को के उस कुलीन समाज में कभी नहीं पहुँच सकता जिसमें मेरा उठना बैठना था, और मेरे अतीत के बारे में नहीं जान सकता। उस समाज में कोई नहीं जान पाएगा कि इन लोगों के बीच रहते हुए मैं क्या कर रहा हूँ। अपने अतीत से मुक्ति की एक बिल्कुल नई भावना उस पर व्यक्त होती जा रही थी। यहाँ इन अनगढ़ जीवों के बीच जो उसे रास्ते में मिल रहे थे और जो मास्को के उसके परिचितों के आगे उसे आदमी ही नहीं लगते थे, लोग उसे जितने अधिक अनगढ़ लग रहे थे और सभ्यता के चिन्ह जितने कम नजर आ रहे थे, उतना ही अधिक वह अपने को स्वतंत्र अनुभव कर रहा था। स्तावोप्रोल ने जहाँ से होकर उसे गुजरना पड़ा, उसे खिन्न कर दिया। दुकानों पर बोर्ड लगे हुए थे, कुछ तो फ्रांसीसी में थे। कुलीन महिलाएं बग्गियों में आ जा रही थीं। भाड़े की घोड़ा गाड़ियां चौराहे पर खड़ी थीं। लंबा कोट और ऊंचा टोपा पहने एक साहब चहलकदमी कर रहा था और राह चलतों को सिर से पांव तक घूर रहा था। यह सब उसे चुभा। हो सकता है ये लोग मेरे किसी परिचित को जानते हों। उसे ख्याल आया और फिर से क्लब, टेलर मास्टर, जुआ, कुलीन समाज याद आ गया। लेकिन स्तावोप्रोल के बाद सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ हर चीज पर बीहड़ता की छाप थी और साथ ही वह सुंदर थी। यहाँ सब कुछ चुनौती देता लगता था। ओलेनिन की प्रसन्नता बढ़ती जा रही थी। सभी कज्जा गाड़ी वाले और स्टेशन मास्टर उसे सीधे सरल जीव लगते थे, जिनके साथ वह सहजी बातें कर सकता था, हंसी मजाक कर सकता था, यह सोचे बिना कि कौन किस श्रेणी का है। वे सभी मानव जात के थे और इस पूरी जात से ओलेनिन को अचेतन लगाव था। वे सभी उसके साथ दोस्ताना बर्ताव कर रहे थे। डॉन कज्जाकों के इलाके में ही उन्होंने स्लेज के स्थान पर पहाड़ियों वाली घोड़ा गाड़ी ले ली थी। अब स्तावोप्रोल के बाद ठंड इतनी कम रह गई थी कि ओलेनिन को अपना ओवरकोट पहनने की जरूरत नहीं थी। यहाँ बसंत था। ओलेनिन के लिए अप्रत्याशित हर्षमय बसंत। अब रात को वह कज्जाकों का गांव छोड़कर नहीं जा सकता था। लोग कहते थे कि शाम को भी सफर करना खतरनाक है। बन्यूसा डरा डरा रहने लगा था और वे गोलियां
भरी बंदूक तैयार रखते थे। ओलेनिन की हर्षमय उत्तेजना और भी अधिक बढ़ गई। एक स्टेशन मास्टर ने उन्हें कुछ दिन पहले रास्ते में हुए खौफनाक कत्ल का किस्सा सुनाया। रास्ते में हथियारबंद लोग दिखाई देने लगे तो अब शुरू होता है, ओलेनिन अपने से कह रहा था, और यह इंतजार कर रहा था कि कब ये हिमाच्छादित पर्वत दिखेंगे जिनके बारे में उसने इतना कुछ सुना था। एक बार दिन ढले उनकी गाड़ी वाले ने अपने चाबुक से बादलों से घिरे पहाड़ों की ओर इशारा किया। ओलेनिन बड़ी उत्सुकता से उधर देखने लगा, लेकिन धुंधलका हो रहा था और पहाड़ बादलों के पीछे बिल्कुल छिप गए थे। ओलेनिन को मटमैला सफेद और उमड़ता घुमड़ता सा कुछ दिखा, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह पहाड़ों में ऐसी कोई खूबसूरती नहीं देख पाया जिसके बारे में उसने इतना पढ़ा सुना था। उसे लगा कि पहाड़ और बादल देखने में बिल्कुल एक जैसे ही हैं, और उसने सोचा कि हिमाच्छादित पर्वतों का सौंदर्य जिसकी उसने इतनी प्रशंसा सुनी थी वैसे ही कपोल कल्पना है जैसे कि बाग का संगीत और नारी से प्रेम, जिनमें उसका विश्वास नहीं था। तो उसने पहाड़ों की प्रतीक्षा छोड़ दी। लेकिन अगले दिन सुबह तड़के अपनी गाड़ी में खास ताजगी के एहसास से उसकी आंख खुली और एक लापरवाह सी नजर उसने दाईं ओर डाली। सुबह धुली हुई थी। सहसा कोई 20 कदम दूर पहली नजर में उसे ऐसा लगा उसने देखे विराट और सुकोमल निर्मल श्वेत गिरिपिंड और उनके शिखरों पर सुदूर आकाश की उड़ती सी विचित्र रेखा। जब उसे अपने और पर्वतों व आकाश के बीच की सारी दूरी का, पर्वतों की सारी विराटता का आभास हुआ, जब उसने इस सौंदर्य की निस्सीमता अनुभव की, तो वह भयभीत हो उठा कि यह मृग तृष्णा है, स्वप्न है। उसने अपना सिर झकझोरा ताकि जाग जाए। पर्वत फिर भी वैसे के वैसे ही थे। यह क्या है यह? उसने गाड़ी वाले से पूछा। पहाड़ है, गाड़ी वाले ने उदासीन स्वर में जवाब दिया। मैं भी बड़ी देर से इन्हें देख रहा हूँ, बनूसा बोला। कितने अच्छे लगते हैं, घर पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। सपाट सड़क पर टोइका की तेज चाल के कारण पहाड़ क्षितिज पर दौड़ते लगते थे। उगते सूरज की किरणों में उनके गुलाबी शिखर चमक रहे थे। पहले तो ओलेनिन को पहाड़ देखकर आश्चर्य ही हुआ था, फिर खुशी हुई, लेकिन फिर ज्यों-ज्यों वह इस हिम आच्छादित पर्वत श्रृंखला को निहारता गया, जो दूसरे काले पहाड़ों के पीछे से नहीं सीधे मैदान में से उठ रही थी और दूरी में विलीन हो रही थी, त्यों-त्यों वह इस सौंदर्य में बैठता गया और अब वह पहाड़ों को महसूस करने लगा। इस क्षण से वह जो कुछ भी देखता, जो कुछ भी सोचता, जो कुछ भी अनुभव करता, सभी कुछ उसके लिए एक नई पर्वतों जैसी भव्य छाप लिए होता। मास्को की सारी यादें, शर्मिंदगी और पश्चाताप, कोहकाप के सारे ओछे सपने, यह सब गायब हो गया और फिर लौटकर नहीं आया। बस अब शुरू हो गया। मानो किसी विजय उल्लास में स्वर ने कहा, यह सड़क दूर में नजर आती तेरेक नदी की धारा, कज्जाकों के गांव और लोग, ये सब अब उसे कोई मजाक नहीं लगते थे। वह आसमान पर नजर डालता और उसे पहाड़ याद आ जाते, अपने पर बनूसा पर नजर डालता और फिर से पहाड़ याद आ जाते। घोड़ों पर सवार 2 कज्जाक जा रहे हैं, खुल में बंद बंदूकें उनकी पीठ पीछे एक ताल में झूल रही हैं। उनके घोड़ों की भूरी और लाकी टांगें झिलमिल कर रही हैं और उधर पहाड़ तेरेक के पार गांव से धुआं उठ रहा है
और उधर पहाड़ सूरज उग रहा है। सरकंडों के पीछे दिखती तेरेक पर चमचमा रहा है और उधर पहाड़ गांव से बैलगाड़ी आ रही है। सुंदर जवान औरतें आ जा रही हैं और उधर पहाड़ मैदान में बटमार घोड़े दौड़ते फिर रहे हैं, लेकिन मैं चला जा रहा हूँ। मैं उनसे नहीं डरता। मेरे पास बंदूक है, मुझ में ताकत है, जवानी है। और उधर पहाड़। तेरेक तट का लगभग 80 बेरता लंबा व सारा भाग, जहाँ ग्रेवेन कज्जाकों के गांव बसे हैं, इलाके और आबादी दोनों के लिहाज से बिल्कुल एक जैसा है। कज्जाकों को पहाड़ी लोगों से अलग करती तेरेक नदी का पाट यहाँ चौड़ा है, लेकिन पानी गंदला और भाप तेज ही है। अपने दाएं सरकंडों से भरे नीचे तट पर तेरेक लगातार स्लेटी रेत बिछाती जाती है और बाएं तट को, जो ज़्यादा ऊंचा तो नहीं लेकिन तेज ढलान वाला है, सदा काटती रहती है। इस बाएं तट पर सौसाला बलूतों के जड़े, सड़ते चिनार और नई पौध नजर आती है। दाएं तट पर चेचेनों के गांव हैं। ये चेचेन अब लड़ते नहीं हैं, तो भी कभी कभार भड़क उठते हैं। बाएं तट पर किनारे से कोई आधा बेस्ता हटकर एक दूसरे 7-8 बेस्ता की दूरी पर कज्जाकों के गांव हैं। पुराने जमाने में इनमें ज़्यादातर गांव बिल्कुल नदी किनारे ही थे, लेकिन तेरेक नदी ने हर साल पहाड़ों से उत्तर को हटते हुए इनकी जमीन काट दी और अब वहाँ झाड़ झंगाड़ भरे पुराने गांव, बगीचे, नाशपाती और आलूचे के पेड़ हैं, जिनके बीच बेरियों और झाड़ियों और जंगली हो गई अंगूर की बेलें फैली हुई हैं दिखाई देते हैं। वहाँ अब कोई नहीं रहता, बस रेत पर हिरणों, भेड़ियों, खरगोशों और फेजेंटों की, जिन्हें यह जगह भाग गई हैं, निशान ही नजर आते हैं। एक गांव से दूसरे गांव तक जंगल काटकर तीर सा सीधा रास्ता बनाया गया है। रास्ते में चौकियां हैं जहां कज्जाक तैनात रहते हैं और चौकियों के बीच बुर्जियों पर कज्जाक पहरा देते हैं। कोई 700 गज चौड़ी उपजाऊ जमीन की पट्टी ही कज्जाकों के पास है। इस संकरी पट्टी के उत्तर में नोगाई या मोजदोक स्टेपी के बालुई टीले शुरू हो जाते हैं। दूर उत्तर में कहीं यह स्टेपी तुकमैन, अस्तक खान और गिरजिक कायसाक स्तूपियों में जा मिलती है। तेरेक के पार दक्षिण में विशाल चेचन्या पहाड़, कोचकालीक पर्वतमाला, काले पहाड़ तथा और भी कोई श्रृंखला है और अंततः हिमाच्छादित पर्वत हैं जो केवल दिखाई देते हैं, लेकिन जहां अभी तक कोई नहीं गया। इन उपजाऊ जंगलों भरी पट्टी पर जहां खूब पेड़ पौधे उगते हैं, न जाने कब से लड़ाकू, सुंदर और संपन्न पुरातनपंथी रूसी रहते हैं, जो ग्रेवेल कज्जाक कहलाते हैं। बहुत पहले उनके पुरातनपंथी पूर्वज रूस से भागकर आए थे और तेरेक के पार चेचेन लोगों के बीच बस गए थे। ग्रेवेन पर जो वनाच्छादित विशाल चेचन्या पहाड़ों की पहली पर्वतमाला है, चेचेनों के बीच रहते हुए कज्जाक उनके साथ शादी विवाह करने लगे और उन्होंने इन पर्वतवासियों के रहन सहन का ढंग, इनके रीति रिवाज और तौर तरीके अपना लिए, लेकिन वहाँ भी इन्होंने अपनी रूसी भाषा की और अपने धर्म की शुद्धता बनाए रखी। कज्जाकों में आज तक यह किंवदंती प्रचलित है कि जार इवान रौद्र तेरेक पर आया था। उसने ग्रेवेन से कज्जाकों के सरदारों को बुलवाया था और उन्हें नदी के इस ओर जमीनें बख्शी थीं। उन्हें मनाया था कि वे रूस के साथ मेल मिलाप रखें और वायदा किया था कि वह उन्हें
ना अपना राज मानने को मजबूर करेगा और ना ही धर्म बदलने को। आज भी कज्जाक घरानों में चेचेनों के साथ रिश्ता माना जाता है। स्वच्छंदता, मौज मस्ती, लूटपाट और लड़ाई का शौक कज्जाकों के चरित्र के प्रमुख लक्षण हैं। रूस का प्रभाव यहाँ बुरे पहलू से ही नजर आता है। कज्जाकों के सरदार चुनने के मामले में दखल होता है। सजा के तौर पर गिरजों के घंटे उतार लिए जाते हैं और रूसी फौजें कज्जाकों के इलाके से गुजरती हैं, यहाँ डेरा डालती हैं। कज्जाक उस पर्वतवासी जिगीत, यहाँ जिगीत काकेशिया और मध्य एशिया में प्रचलित वह शब्द घुड़सवारी में और तलवार बंदूक चलाने में निपुण निर्भक साहसी वहाँ के नौजवान के लिए प्रयुक्त होता है, से इतनी नफरत नहीं करता जिसने शायद उसके भाई को मार डाला, जितनी रूस से आए उस सिपाही से जो उसके गांव की रक्षा करने के लिए उसके घर में डेरा डाले हुए है, मगर जिसने सारे घर में तंबाकू की बू फैला दी है। वह अपने पर्वतवासी शत्रु का आदर करता है, लेकिन रूसी सिपाही को हिकारत से देखता है जो उसके लिए बेगाना है, अत्याचारी है। वास्तव में कज्जाक की नज़रों में रूसी किसान एक पराया वहशी हे जीव है, जिसका नमूना वह कज्जाक गांवों में आने वाली बिसातियों में देखता है। उसके लिए छैलापन चेरकोसों की नकल करने में है। सबसे अच्छे हथियार वह पहाड़ बालों से पाता है। सबसे अच्छे घोड़े भी उन्हीं से खरीदता और चुराता है। वहाँ का कज्जाक तातर भाषा का अपना ज्ञान दिखाने में अपनी सेकी समझता है और नशे में आकर वह अपने कज्जाक भाईबंद के साथ भी तातर भाषा बोलता है। इस सब के बावजूद संसार के एक कोने में आ पड़ी अर्ध बर्बर मुस्लिम कबीलों और सिपाहियों से घिरी यह ईसाई आबादी अपने को बहुत विकसित मानती है और केवल कज्जाक को ही आदमी समझती है। बाकी सब उसके लिए तुच्छ हैं। कज्जाक ज़्यादातर समय चौकी पर, मुहिम पर या शिकार करने और मछली मारने में बिताता है। वह प्राय कभी भी घर पर काम नहीं करता। उसका घर पर होना आबाद है और तब वह मौज मनाता है। सभी कज्जाक अपनी हल्की अंगूरी बनाते हैं। नशा यहाँ सबकी लत नहीं, एक अनुष्ठान है जिसे पूरा न करना विधर्मी हो जाने के समान है। औरत को कज्जाक अपनी खुशहाली का साधन मानता है। कुंवारी लड़कियां ही मन बहलाव कर सकती हैं। शादीशुदा औरत से तो वह जवानी से बुढ़ापे तक अपने लिए काम कराता है और उससे यह उम्मीद रखता है कि वह उसका हुक्म कबूल करे। औरतों के लिए ऐसे रुख का नतीजा यह है कि औरतों का शारीरिक और मानसिक विकास तेज होता है और यूँ देखने में पूरब की सभी औरतों की भांति वे भले ही पुरुष के अधीन होती हैं, लेकिन घर गृहस्थी में उनका प्रभाव और महत्व पश्चिमी औरतों से कहीं अधिक होता है। सामाजिक जीवन से दूर रहने और मर्दों का बाहरी काम करने की अभ्यस्त होने के कारण परिवार में औरत का महत्व और भी अधिक होता है। कज्जाक औरतों के सामने तो अपनी औरत से प्यार से या बिना जरूरत के बात करना अशिष्टता मानता है, लेकिन उसके साथ अकेले में वह अनचाहे ही उसका श्रेष्ठता महसूस करता है। उसका मकान, उसका सारा सामान, सारा घरबार ही औरत के श्रम से ही हासिल किया गया है और वही इसे संजोए हुए है। उसे इस बात में पूरा विश्वास भले ही है कि काम करने में कज्जाक की हिटी होती है कि काम करना तो बस नौगाई, नौकर और औरत को ही शोभा देता है, लेकिन इस बात का भी उसे धुंधला सा आभास है कि वह सब जिसका वह इस्तेमाल करता है और जिसे अपना कहता है वह इस श्रम की ही उपज है और उसकी माँ या पत्नी के ही उस औरत के जिसे वह अपनी बांदी समझता है हाथ में यह है कि उसे
उसके सारे सुखों से वंचित कर दे। इसके अलावा आए दिन के कठोर मर्दों वाले परिश्रम और उनके कंधों पर पड़े चिंताओं के बोझ ने ग्रेवेन की औरत का चरित्र विशेषतः आजाद मर्दांगनी भरा बना दिया है। उसके शारीरिक बल, सहज बुद्धि, संकल्प और चरित्र की दृढ़ता को आश्चर्य ढंग से विकसित कर दिया है। ज्यादातर औरतें कज्जाकों से अधिक बलवान, अधिक बुद्धिमान, अधिक विकसित और अधिक सुंदर हैं। ग्रेवेन की औरत की खूबसूरती में सच्चे चेकर्स चेहरे का उत्तरी औरत के सुडौल शक्तिशाली गठन के साथ आश्चर्यजनक सुमेल हुआ है। कज्जाक औरतें चौरकोसों का पहनावा पहनती हैं, तातार कमीज, बेसमेत और जूतियां, लेकिन सिर पर रुमाल वे रूसी ढंग से ही बांधती हैं। खुद चुस्त दुरुस्त और सच समझ कर रहना और घर को भी करीने से साफ सुथरा रखना उनकी आदत है। उनके जीवन की आवश्यकता है। मर्दों के मामले में औरतों को, खास तौर पर कुंवारी लड़कियों को पूरी आज़ादी है। नोवोलमिस्किया गांव ग्रेवेन कज्जाकों का गढ़ है। यहाँ पुराने ग्रेवेन कज्जाकों के रीति रिवाज दूसरे गांवों से अधिक अच्छी तरह से बने रहे हैं और इस गांव की औरतें भी पुराने जमाने से अपनी खूबसूरती के लिए सारे कोहकाप में मशहूर रही हैं। अंगूर और दूसरे फल, तरबूज और कद्दू उगाकर, मछली पकड़कर और शिकार करके, मकई और बाजरा उगाकर और लड़ाई में माल हासिल करके कज्जाकों का निर्वाह होता है। नोवोलमिस्किया गांव तेरेक से लगभग 3 बेस्ता दूर है। उनके बीच घना जंगल है। गांव से गुजरती सड़क के एक और नदी है, दूसरी ओर अंगूर की बेलें और फलों के बाग हैं, जिनके पीछे नौगाई स्टेपी के बालुई टीले दिखाई देते हैं। गांव परकोटे और कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ है। उसमें जाने और उसमें से निकलने के रास्ते पर एक फाटक है। यह ऊंचे खम्भों पर बना हुआ है और इसके ऊपर सरकंडों से छजी छत है। फाटक के पास लकड़ी की तोप गाड़ी पर एक पुरानी बदशक्ल सी तोप रखी हुई है, जो कभी कज्जाकों ने जीती थी और जो 100 साल से दागी नहीं गई। वर्दी पहने, बंदूक और तलवार धारण किए कज्जाक कभी यहाँ पहरा देता है, कभी नहीं देता। कभी वह यहाँ से गुजरते अफसर को सलामी देता है और कभी नहीं देता। फाटक की छत तले सफेद पटरे पर काली स्याही से लिखा है, घर 266, मर्द 879, औरतें 1012। कज्जाकों के सभी मकान खंभों पर जमीन से गज भर ऊपर उठे हुए हैं, सफाई से लिपे पोते और सरकंडों से छजे गए हैं। सभी मकान यदि नए नहीं हैं तो भी उनकी दीवारें सीधी हैं, मकान साफ सुथरे हैं। सबके ओसारे अलग अलग तरह के हैं। मकान एक दूसरे से सटे नहीं हुए हैं, बल्कि उनके इर्द गिर्द काफ़ी जमीन है और वे खुली सड़कों गलियों के दोनों ओर सुंदर ढंग से बने हुए हैं। बहुत से घरों की बड़ी बड़ी उजली खिड़कियों के सामने बाड़ों के पार गहरे हरे पॉपुलर वृक्ष सिर ऊंचा उठाए खड़े हैं। महकदे सफेद फूलों वाले बबूल उग रहे हैं और पास ही चटक पीले सूरजमुखी बेझिझक खिले हुए हैं। अंगूर की और दूसरी बेलें फैली हुई हैं। खुले चौक पर 3 दुकानें हैं। यहाँ कपड़े, मिठाइयाँ और बीज बिकते हैं। ऊंचे जंगले के पार पुराने पॉपुलर वृक्षों के पीछे दूसरे सभी मकानों से बड़ा ऊंचा रेजिमेंट कमांडर का मकान दिखाई देता है, जिसकी खिड़कियों पर झिलमिलियाँ लगी हुई हैं। गांव की गलियों में खास तौर पर गर्मियों के दिनों में लोग बहुत ही कम नजर आते हैं। कज्जाक मर्द चौकियों पर ड्यूटी दे रहे हैं या मुहिम पर गए हुए हैं। बूढ़े शिकार पर
या मछली पकड़ने निकल गए हैं या औरतों के साथ बागों के आरियों में काम करा रहे हैं। बिल्कुल बूढ़े, नन्हे और बीमारी घर पर होते हैं।